Good morning, class. Welcome to IIM International Public School. Class 5th. Today we will discuss Moon and Shadow. Chapter 13. Moon and Shadow. Previous class में इस चैप्टर के 50% टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है और आज की क्लास में जो नेक्स्ट 50% टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। सो आज की क्लास में ये चैप्टर आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इज रेडी? सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड में देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है वो है टाइड्स। देखिए टाइड्स के बारे में हम लोग सिंपली अगर जाने तो हाई टाइड और लो टाइड्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हाई टाइड लिखा हुआ है और यहाँ पे लो टाइड लिखा हुआ है और यहाँ पर मून और अर्थ की पिक्चर बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो टाइड्स यहाँ पे बन रहे हैं या ये जो टाइड्स का फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसके रिलेशन में यही दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, जाहिर सी बात है। बट ये टाइड्स और इनका क्या रिलेशन है यही जानना है हमें इस टॉपिक में। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें कुछ मास होता है। जैसे आप देखिए मून, अगर मून का ये साइज है तो इसमें कुछ मास होगा। उसी तरीके से अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इज बिगर देन द मून। मून की अपेक्षा अगर हम देखें कंपैरिजन में तो अर्थ बड़ा है साइज में, तो इसका मास ज्यादा होगा। अब जिनके पास मास होता है तो न्यूटन ने बताया है अगर वो मोशन कर रहे हैं, कोई भी मास अगर मोशन कर रहा है तो उनमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है और इसके वजह से उसमें फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये भी फोर्स लगाएंगे और ये भी फोर्स लगाएंगे। अब दोनों, क्योंकि आपको पता है मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी मून अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, इस तरीके से चक्कर लगाता है। तो इस कंडीशन में मून क्या करता है, मून अर्थ पर एक फोर्स लगाता है, यानी मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब अर्थ पे आप ये बताएं कि अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है। अब ये देखिए जो ग्रीन पार्ट है ये लैंड है और ये जो ब्लू पार्ट है ये वाटर है। तो आप कहेंगे सर अगर टोटल अर्थ को हम 100% मान लें तो 70% तो यहाँ पे वाटर ही है, ठीक है। अब जब 70% वाटर है तो मून का जो फोर्स है वो तो लैंड पे भी लग रहा है, मून का जो फोर्स है वो वाटर पे भी लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि वाटर के कंपैरिजन में जो लैंड है ये सॉलिड है, यानी ये जो फोर्स है लगेगा मून के जरिए ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, इसको इक्वल बैलेंस कर देंगे। बट अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो थोड़े से सॉलिड नहीं होते, लिक्विड होते हैं, यानी उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। तो जब मून का फोर्स इस वाटर पे लगेगा, अर्थ के वाटर पे लगेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो जब इसकी तरफ खींचेगा अपनी तरफ तो ये जो वाटर की वेव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ऊपर हो जाएंगी, वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, ठीक है। तो जब ये वाटर की वेव्स ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या बनेगा, लो टाइड, हाई टाइड, सॉरी। जब वाटर वेव्स ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या बनेगा, हाई टाइड। वहीं पे आप देखिए अगर यहां पर इन दो जगहों पे देखें, यहां पर भी टाइड होगा लेकिन यहां पर क्या होगा कि इनके कंपैरिजन में यहां पे क्योंकि ज्यादा वेव्स उठी हुई है लेकिन यहां पे वेव्स क्या है, डाउन है। तो जहां पे वेव्स डाउन है वो हम क्या बोलेंगे, उसे लो टाइड्स बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, लो टाइड। और जहां पे वाटर वेव्स उठी हुई होंगी, अपर होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, हाई टाइड बोलेंगे, ठीक है। तो लो टाइड हाई टाइड आप समझ गए। टाइड क्यों आता है, टाइड आता है मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी मून जो फोर्स लगाता है अर्थ पे उसकी वजह से आता है। चलिए अगली स्लाइड में इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। अब यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ टाइड्स की बात करते हैं कि जो टाइड्स हैं वो कौन-कौन से हैं, कितने तरह के होते हैं। तो देखिए पहला यहां पे दिया है स्प्रिंग टाइड्स, ये आपके बुक में भी है। तो स्प्रिंग टाइड्स में अगर हम देखें, हैपेंस व्हेन अर्थ मून एंड सन आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए आपको पता है कि जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन, सन। तो सन जब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अर्थ सन के अकॉर्डिंग अराउंड में रोटेट कर रहा है, मून अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है। लेकिन जब मून अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो सन के भी अराउंड में रोटेट कर रहा है। तो एक पोजीशन ऐसी बनती है जब अर्थ, मून और सन ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कि यहाँ पे फिगर वाला दिखाया गया है, उस कंडीशन में ये होगा कि अर्थ पे मून का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा,
लेकिन सेम उसी टाइम पे उसी एरिया में, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, तो ये मून है, मून का फोर्स यहाँ पे लगेगा, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो सन का भी जो फोर्स है वो अर्थ पे लग रहा होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में मून भी फोर्स लगा रहा है, सन भी फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये जो टाइड्स यहाँ पे बनेंगे ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट डेली टाइडल रेंज जो है उन्हीं को हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, दूसरा है नीप टाइड्स। अब नीप टाइड्स में क्या होता है? नीप टाइड्स में ये दिक्कत है, happens when the earth, moon and sun form a 90 डिग्री एंगल, यानी ये तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, 90 डिग्री एंगल पे होंगे। अब वो कंडीशन कौन सी है देखिए, अब यहाँ पे देखिए सन है और यहाँ पे देखिए कौन है? मून है। तो मून यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मून यहाँ पे है तो भी देखिए 90 डिग्री बनेगा इस तरीके से, मून यहाँ है तो भी यहाँ पे 90 डिग्री इस तरीके से बनेगा। तो दोनों कंडीशन है नीप टाइड्स की। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, क्लास 5 तक के स्टैंडर्ड में, कि अगर इफ सन, moon and earth are in a straight line, then their spring tides will be formed, and if sun, moon and earth ये 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मीट करते हैं तो वहां पे नीप टाइड्स बनेंगे। कैसे टाइड्स बनेंगे? नीप टाइड्स बनेंगे। तो ये हो गया आपके टाइड्स का कांसेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आपका अगला टॉपिक है वो है लैंडिंग ऑन द मून। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अपोलो 11। अपोलो 11 दरअसल उस स्पेसशिप का नाम है जिसमें बैठ करके जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो कहाँ गए थे? वो मून पे गए थे, मून पे लैंड किए थे। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ये किसका है? एस्ट्रोनॉट का। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो इस तरीके का सूट पहन के जाते हैं। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ऊपर खापर सरफेस दिख रही है, ये सरफेस किसकी दिखाई गई है? ये मून की सरफेस दिखाई गई है। और ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये फ्लैग है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। क्यों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्यों फ्लैग है? क्योंकि देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। तो नासा ने ही अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें बैठ करके सारे एस्ट्रोनॉट्स कहां गए थे? स्पेस में गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग थे उस स्पेसशिप में। बट सबसे पहले मून पे लैंड कौन किया था? तो देखिए अगली स्लाइड में आपको दिख जाएगा कि सबसे पहले मून पे लैंड कौन किया था। एक स्लाइड पीछे, हाँ ये देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपने पढ़ा भी होगा। ये देखिए यहाँ पे लोगो भी बना है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट पे नासा। तो ये जो स्पेस एजेंसी है कहाँ की है? ये यूएसए के, अमेरिका की है। ठीक है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनकी फोटो बनी हुई है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले अपोलो 11 मिशन से स्पेसशिप से चांद पर उतरने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद इनके साथी उतरे थे, क्या नाम था उनका? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है ना, बज एल्ड्रिन को बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो आपका टॉपिक है वो है सैटेलाइट्स के बारे में। अब ये लोग चांद तक पहुंचे कैसे? स्पेसशिप पे पहुंचे। ठीक है, जब ये चांद पे गए, स्पेस से बाहर गए, इन्होंने देखा कि अर्थ के एनवायरनमेंट में, अर्थ के ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? रोटेट करती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मून भी अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। तो मून क्या है? अर्थ का एक सैटेलाइट है, लेकिन मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। अब हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने से कुछ सैटेलाइट बना करके भेजें जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट भी करते रहे और अर्थ पर निगरानी भी होती रहे, अर्थ के बारे में हमको और इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती रहे। तो हमने क्या किया? हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? सिंपली अगर हम कहें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? तो ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या करते हैं? ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, जैसे और बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, उसी तरीके से ये सैटेलाइट्स भी चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अब ये सैटेलाइट केवल घूमने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के साथ जुड़े रहते हैं, इसमें जीपीएस भी होता है, इसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं। तो ये सैटेलाइट्स अलग-अलग काम में लाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सैटेलाइट्स के फंक्शन हम जानते हैं, फंक्शन अगली स्लाइड में हम जानेंगे। अब देखिए जैसे यहां पे मैंने लिखा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट देखिए यहां पे 6 टाइप की दी हैं, लेकिन आपके बुक में 3 है, तो आपको 3 ही पढ़ना है। जैसे
आपके बुक में है साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट, पहला कौन सा दिया है, रिसर्च सैटेलाइट। दूसरा सैटेलाइट आपके बुक में है वेदर सैटेलाइट, और तीसरा बुक आपके बुक में है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं और आगे फिगर के जरिए मैं आपको दिखा दूंगा। अब हमने सैटेलाइट क्यों बनाए, हमने सैटेलाइट इसलिए बनाए कि हम ये सारे पर्पस फुलफिल कर सकें। जैसे साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट हमने किस लिए बनाए, ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ लगातार रोटेट करते हैं और नई नई इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन खोज करके लाते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता चलता है कि अचानक से हम उठते हैं और पेपर में देखा है कि आज यहाँ पे इस जगह ये चीज पता चली कि यहाँ पे इतना मिनरल्स का भंडार रखा हुआ है, यहाँ पर इतने रिजर्व्स रखे हैं ऑयल के, यहाँ पे रिजर्व्स रखे हैं पेट्रोल के, पेट्रोलियम के। तो ये सब कैसे पता चलता है, ये साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट के जरिए ही पता चलता है। दूसरा देखिए आपके पास है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट, वेदर का मतलब मौसम। डेली आप देखते हैं, आप मोबाइल में स्मार्टफोन में एक ऐप ऑन करते हैं और आप उसमें देखते हैं कि अच्छा टेंपरेचर ये है, अच्छा शाम तक बारिश होगी, ह्यूमिडिटी इतनी है। तो ये जो सारी जानकारी आपको मौसम की मिलती है कि शाम को कैसा मौसम रहेगा, अगले दिन कैसा मौसम रहेगा, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, कि ये वेदर सैटेलाइट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अर्थ के चारों तरफ राउंड करते हैं और एयर का प्रेशर कितना है, क्लाउड्स की क्या डेंसिटी है, ये सारी चीजें मेजर करते हैं और इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। सेम हम देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आप पढ़ सकें, और अभी थोड़ी देर के बाद जैसे वीडियो अपलोड होगा आप तुरंत अपने मोबाइल पे ओपन कर लेंगे। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से हो पा रही है। मान लीजिए कहीं पे क्रिकेट मैच हो रहा है, कहीं पे टेनिस हो रहा है, कहीं पे फुटबॉल हो रहा है, आप उसको लाइव भी देखते हैं, लाइव देखते हैं। फुट मैच कहाँ हो रहा है, मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बट आप कहाँ देख रहे हैं, आप इंडिया में बैठ के देख रहे हैं। तो कैसे देख पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ही देख पा रहे हैं। मोबाइल फोन से आप बात कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर पा रहे हैं, तो ये सारा किसकी वजह से कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से जुड़ना। अब देखिए, अब मैं कुछ फिगर के माध्यम से आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं। देखिए जैसे कि ये इमेज है, इसे बोलते हैं स्पुतनिक 1। ठीक है, ये किसका है, ये स्पुतनिक 1 सैटेलाइट है। ये सबसे पहला ह्यूमन सैटेलाइट है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो कि स्पेस में गया था और इसको बनाया था रशिया, रूस ने बनाया था। ठीक है ना, ये है स्पुतनिक 1। नेक्स्ट देखिए, ये है हब्बल। ये हब्बल टेलीस्कोप है। ठीक है, रिसर्च में ये यूज होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एक, और इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसे ये एंटीनास है। ये क्या है, एंटीनास है। ये देखिए सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल क्या करता है, जो सन की रेज इसमें पड़ती है ना, इसको फिर एनर्जी देने का, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इसको एनर्जी देता है, जैसे ये घूमता है। और ये जो आप जो एंटीना देख रहे हैं, तो ये एंटीना क्या काम करेंगे, ये एंटीना काम करेंगे सिग्नल को रिसीव करने का। ठीक है ना, एक सिग्नल को रिसीव करेगा, एक सिग्नल को भेजेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हैं, तो आपके टीवी से सिग्नल आएगा, मैच रिकॉर्ड हो रहा है, मान लीजिए मैच हो रहा है यहाँ पे और आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहाँ से रिकॉर्ड होगा इसमें सिग्नल कि मैच रिकॉर्ड हो रहा है, फिर क्या करेगा, उस रिकॉर्डिंग को ये आपके टीवी तक भेजेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये देखिए, ये क्या है, वेदर सैटेलाइट है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ राउंड करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी सोलर पैनल लगे हुए हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा एंटीना लगा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या काम करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। ठीक है, देखिए कहाँ पे क्लाउड है, कहाँ पे साइक्लोन आने की संभावना है, ओजोन की क्या स्थिति है, कहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा है, कहाँ पे एयर प्रेशर कम है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और सारी इंफॉर्मेशन आप तक भेज देगा। आप अपने मोबाइल, अपने स्मार्टफोन किसी से भी एक्सेस करके इसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, वेदर सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो क्लास आज के लिए इतना ही, और आपका देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो चैप्टर 13 है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, एक अच्छा सा नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करने हैं, और उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे ही स्कूल खुलेगा आप स्कूल में आएंगे तो ये सारी चीजें चेक होंगी, इसलिए सभी को करना है। और जो इस वीडियो को देख लेगा वो अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में दे देगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू क्लास।